हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम जो क्लासेज हैं वो किशनगढ़ चित्र शैली पर से रिलेटेड क्लासेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। किशनगढ़ चित्र शैली से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक हम एक ही क्लास में संपूर्ण इस किशनगढ़ चित्र शैली से रिलेटेड जो भी सारी बातें होंगी उनको कवर कर लेंगे। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी स्टूडेंटों तक पहुंच जाएं जो कि अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं। वो चाहे राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें राजस्थान जीके का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और आज के अगर ट्रेडिशन को हम देखें तो वहाँ से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, मैं बात कर रहा हूँ कला एवं संस्कृति की, तो वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप ज़्यादा होते हैं। एक हम बात करें कि चाहे मैं आरपीएससी की बात करूँ या चाहे आरएसएम एसएसबी की बात करूँ, तो उन पेपर्स में आपको आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उनमें भी मैं बात करूं कि कुछ इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक होते हैं जिनसे डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं किशनगढ़ चित्र शैली की, एक इम्पॉर्टेंट चित्र शैली है, तो हम बिना समय को गंवाएं हम डायरेक्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि किशनगढ़ चित्र शैली। तो किशनगढ़ जो चित्र शैली है, सर्वप्रथम हम यह बात करते हैं कि किशनगढ़ है उसकी स्थापना किसने की थी। किशनगढ़ है उसकी स्थापना किसने की थी, तो हम बात कर रहे हैं किशनगढ़ की स्थापना की। किसकी बात कर रहे हैं हम? किशनगढ़ की स्थापना। किशनगढ़ की स्थापना की हम बात करें तो स्थापना है वो की थी 1609 ईस्वी में। कब? 1609 ईस्वी में किशन सिंह द्वारा। किसके द्वारा? किशन सिंह द्वारा। किशन सिंह द्वारा है वो किशनगढ़ की क्या की गई? स्थापना की गई थी 1609 ईस्वी में। ये डेट है वो ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि डायरेक्टली फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो हम बात कर ली हमने स्थापना की कि 1609 ईस्वी में किशन सिंह द्वारा किशनगढ़ की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट कि किशनगढ़ चित्र शैली। तो किशनगढ़ जो चित्र शैली है ये किस शैली की उपशैली है? सर्वप्रथम हम इसी बात को देखते हैं। तो यह क्या है? मारवाड़। मारवाड़ जो शैली है उसकी क्या है? उपशैली है। मारवाड़ शैली की क्या है? ये उपशैली है। मारवाड़ शैली है उसकी उपशैली मानी जाती है किशनगढ़ चित्र शैली। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चित्र शैली भी है। तो मारवाड़ जो शैली है उसकी क्या हो जाती है? ये उपशैली हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि किशनगढ़ जो चित्र शैली है इसका स्वर्णकाल। क्या? स्वर्णकाल, जो गोल्डन टाइम की हम बात कर रहे हैं कि स्वर्णकाल है वो किस शासक का काल माना जाता है। यानी कि हम बात करें कि किस शासक के काल में यह जो चित्र शैली है बहुत ही अधिक फेमस हुई थी, तो हम बात करते हैं, एक नाम आता है सावंत सिंह। क्या नाम आता है? सावंत सिंह। तो सावंत सिंह का जो शासनकाल है वो इस चित्र शैली का क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। सावंत सिंह का काल है, शासनकाल है, वो किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो ये नाम है वो हमें याद में रखने हैं, जिनका कि डायरेक्ट एग्जाम से क्या होता है? संबंध होता है। क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं इस प्रकार के कि किशनगढ़ चित्र शैली है उसका स्वर्णकाल है वो किस शासक का काल है, तो नाम आएगा सावंत सिंह। सावंत सिंह है वो हम बात करें कि ये बल्लव संप्रदाय से बहुत अधिक प्रभावित थे।
यानी कि हम बात करें कि भगवान श्री कृष्ण हैं उसको अपना आराध्य मानते थे, भगवान श्री कृष्ण की जो आध्यात्मिकता है उससे जुड़े हुए ये शासक थे। तो इन्होंने अपना एक अन्य नाम भी चेंज किया था, वो नाम भी हमें ध्यान में रखना है। कई बार नाम यह भी आ जाता है, क्या आ जाता है, नागरीदास। इन्होंने नाम चेंज किया था। भगवान श्री कृष्ण हैं उनको अपना आराध्य मानते हैं और वल्लभ संप्रदाय से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए थे। तो इसीलिए किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल सावंत सिंह का काल कहा जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है, नागरीदास भी कहा जाता है। यानी कि हम बात करें इनका जो दूसरा नाम आता है वो क्या आता है, नागरीदास भी आता है। ठीक है, फिर हम बात करें ये शासक होने के साथ साथ में एक कवि भी हुआ करते थे, सावंत सिंह। ये एक स्टोरी टाइप में मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको डायरेक्टली क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने इस क्लास को अगर एक बार देख लिया है, ढंग से पढ़ लिया है, तो आगे आपको किशनगढ़ चित्रशैली है उसको याद करने में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी और आप हैं इसी क्लास में इसको याद कर लोगे, अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपको आगे है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन जो कि किशनगढ़ चित्रशैली से रिलेटेड होगा उसके का सही होने के चांसेस ही रहेंगे, गलत होने का कोई भी चांसेस नहीं रहेगा। तो हम बात कर ली हमने स्वर्णकाल की, सावंत सिंह। तो सावंत सिंह हैं वो शासक होने के साथ में कवि भी थे और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, बहुत ही फेमस ग्रंथ है जिसका नाम आता है नागर समुच्चय। क्या नाम आता है, नागर समुच्चय। नागर समुच्चय क्या था, एक ग्रंथ था। ये क्या है, ग्रंथ है। और यह ग्रंथ जो है वो लिखा किसने है, सावंत सिंह ने लिखा है। इस बात को ध्यान में रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे आने वाली एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी हैं। तो नागर समुच्चय जो ग्रंथ है वो लिखा किसने है, सावंत सिंह नागरीदास ने लिखा है। लेकिन अब इसमें क्वेश्चंस जब उलझाने वाली जो बात आती है वो यहाँ आ जाती है, क्योंकि जो ग्रंथ है उसकी रचना तो सावंत सिंह या नागरीदास ने की है, बट इसको चित्रित करने का जो कार्य है, यानी कि हम बात करें इसका जो चित्रण किया गया है, इसको एक पेंटिंग्स के रूप में बनाया है इस ग्रंथ को, तो वह किसने बनाया है, इस सावंत सिंह के जो शासन काल में दरबार में एक चित्रकार हुआ करते थे, उनका नाम है मोरध्वज निहाल चंद। क्या नाम है, मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद ये एक चित्रकार हैं और बहुत ही फेमस चित्रकार हैं। अभी हम इससे रिलेटेड हैं वो धीरे धीरे बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जिसका एग्ज़ाम में आने के चांसेस हो जो कि इस क्लासेस से रिलेटेड ना हो। यानी इस क्लासेस में जो आपको बताया जा रहा है उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया जा रहा है जिनका कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं वो होते हैं। तो इसीलिए आप इस क्लासेस है उस पर फोकस कीजिएगा और जो मैं स्टोरी टाइप में आपको बातें बता रहा हूँ उन पर फोकस कीजिए। कि मोरध्वज निहाल चंद हैं वो चित्रकार थे और इन्होंने क्या किया था, इस नागर समुच्चय ग्रंथ है इसका क्या किया था, चित्रण किया था। यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको, नागर समुच्चय ग्रंथ का क्या किया था, चित्रण किया था। क्या किया था, चित्रण किया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नागर समुच्चय ग्रंथ है उसका हम बात करें कि जो चित्रण किया गया है, चित्रण तो किसके द्वारा किया गया, मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, स्टार भी बना रहा हूँ मैं साथ के साथ में। और ये स्टार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मैंने कई वीडियो में पहले भी बनाए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस हैं वो आने के चांसेस रहते ही हैं, तो उनको एक बार आप फोकस करके देखिए ज़रूर। मैंने स्टार बनाया है मोरध्वज निहाल चंद, बहुत ही फेमस चित्रकार हैं और इनकी तो एक फेमस पेंटिंग्स भी आती है, इसी क्लास में अभी देखेंगे। बट पहले किस पर बात कर रहे हैं हम, नागर समुच्चय ग्रंथ पर। तो इस पर बात करने के बाद में हम इनकी एक फेमस चित्रकला है उस पर बात करेंगे, फेमस पेंटिंग्स पर बात करेंगे कि मोरध्वज निहाल चंद है वो नागर समुच्चय ग्रंथ का क्या किया था, इन्होंने चित्रण किया था मोरध्वज निहाल चंद ने, क्योंकि ये चित्रकार थे। और जबकि हम बात करें सावंत सिंह ने इस ग्रंथ की क्या की थी, रचना की थी, क्योंकि एक कवि हुआ करते थे ये।
तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। किशनगढ़ चित्र शैली से जो समरी बनती है वो मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया है कि सावंत सिंह हैं वो बल्लभ संप्रदाय से बहुत ही अधिक प्रभावित थे और भगवान श्री कृष्ण हैं उनको अपना आराध्य मानते थे, जिसलिए इन्होंने अपना नाम भी चेंज किया था। क्या किया था? नागरीदास। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे नेक्स्ट हैं वो बातें करते हैं कि मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा सावंत सिंह ने ही क्या बनवाए थे। ये बातें आपको समझ में आई गई होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो मोरध्वज निहाल चंद जो कि एक फेमस चित्रकार है किशनगढ़ चित्र शैली का, जब नाम आता है तो मोरध्वज निहाल चंद का नाम आना भी तय होता है। और जब एग्जामिनर है क्वेश्चंस पुटअप करता है किशनगढ़ चित्र शैली से, तो मोरध्वज निहाल चंद है उसका क्वेश्चन से ही अधिकांशतः उसी का क्वेश्चंस क्या होता है? पुटअप होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं मोरध्वज निहाल चंद की। तो मोरध्वज निहाल चंद चित्रकार थे और सावंत सिंह ने राधा और कृष्ण हैं उसके चित्रण इस शैली में देखने को मिलते हैं। राधा कृष्ण के, इसके राधा कृष्ण के चित्र हैं, राधा कृष्ण के चित्र हैं वो इस शैली में आपको देखने को मिलते हैं। और राधा और भगवान श्री कृष्ण के जब चित्र इस शैली में देखने को मिलते हैं तो कृष्ण के रूप में जो कृष्ण का जो पेंटिंग्स चित्र बनाया था वो कृष्ण जी का बना दिया गया था। क्या? कृष्ण का जब चित्रण किया गया था भगवान श्री कृष्ण का तो उनकी पेंटिंग्स बना दी गई थी। बट जब राधा जी का जो चित्र बनाने की बात आती है, एक स्टोरी टाइप में है, आप सुनिएगा कि जब राधा जी के चित्र बनाने की बात आती है तो मोरध्वज निहाल चंद द्वारा यही देखा जाता है कि किस प्रकार का चित्र है वो राधा के रूप में चित्रित किया जाए, यानी कि राधा की जो पेंटिंग्स है वो किस प्रकार की बनाई जाए। तो फिर सावंत सिंह जो कि इस चित्र शैली के क्या है? स्वर्णकाल है जिनका शासनकाल, उन शासक द्वारा सावंत सिंह द्वारा कहा जाता है कि सावंत सिंह की प्रेमिका, सावंत सिंह की प्रेमिका, सावंत सिंह की प्रेमिका कौन थी? रसिक बिहारी, रसिक बिहारी। सावंत सिंह की प्रेमिका हुआ करती थी रसिक बिहारी। तो इस रसिक बिहारी का चित्र है वो राधा के रूप में चित्रित किया गया था। अब ये बात है वो याद करने वाली है कि जो राधा के रूप में हम बात करें तो उसका चित्रण है वो किसके क्या है? रसिक बिहारी का चित्रण है जो कि सावंत सिंह की प्रेमिका हुआ करती थी। तो सावंत सिंह ने यही कहा था किससे? मोरध्वज निहाल चंद से, क्योंकि ये जो पेंटिंग्स बनाई थी बहुत ही फेमस जो चित्रकार थे वो कौन थे? मोरध्वज निहाल चंद थे। जब भी किशनगढ़ चित्र शैली की बात आती है तो मोरध्वज निहाल चंद है उसका नाम आता है। तो मोरध्वज निहाल चंद ने जब राधा है उसके चित्र की जब बात कही तो सावंत सिंह ने यही कहा कि प्रेमिका रसिक बिहारी का चित्र आप किसके रूप में बनाए? राधा के रूप में बनाए। तो राधा के रूप में रसिक बिहारी है उसका क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। अब आगे चलो, राधा और कृष्ण के चित्र हैं वो भी बन गए। अब बात आती है कि रसिक बिहारी आई और रसिक बिहारी ने कहा कि हमारी कोई व्यक्तिगत वैल्यू नहीं है। क्या बात करें हम कि हमारी कोई व्यक्तिगत वैल्यू नहीं है, आपने तो हमें किस रूप में दर्शा दिया? राधा जी के रूप में दर्शा दिया। यानी कि हम जो रसिक बिहारी हैं उसका तात्पर्य क्या है? उसका चित्र कहाँ है? ये बात किसने कही? रसिक बिहारी ने। किससे कही? सावंत सिंह ने कही। सावंत सिंह से कही थी रसिक बिहारी ने कि हमारा जो चित्र है वो आपने राधा जी के रूप में बनवा दिया, क्योंकि राधा और कृष्ण नाम आएगा, रसिक बिहारी का नाम नहीं आएगा। इसलिए कहा रसिक बिहारी ने कि हमारी इंडिविजुअल वैल्यू जो व्यक्तिगत वैल्यू है वो कहाँ है। तब मोरध्वज निहाल चंद द्वारा, किसके द्वारा? मोरध्वज निहाल चंद द्वारा, मोरध्वज निहाल चंद द्वारा एक बहुत ही फेमस चित्र बनाया गया था। और वो बहुत ही फेमस किशनगढ़ चित्र शैली का नाम जब आता है तो उस पेंटिंग्स का नाम आना तय होता है। क्या नाम आया था? बनी ठनी, बनी ठनी। और यह जो पेंटिंग्स थी वो किसकी थी? ये थी रसिक बिहारी जो कि सावंत सिंह की प्रेमिका थी। उसका चित्रण है वो मोरध्वज निहाल चंद है उसके द्वारा किया गया था, जो कि एक इंडिविजुअल पेंटिंग, यानी कि रसिक बिहारी जी की ही, रसिक बिहारी है उनका ही क्या है यहाँ चित्र है, बनी ठनी पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलता है। और बहुत ही फेमस जो चित्र है वो बनी ठनी पेंटिंग है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मोरध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी पेंटिंग है वो बनाई थी। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं इस बनी ठनी से रिलेटेड। तो 1973 में, किसमें, 1973 में इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। डाक टिकट भी क्या है, जारी है, इस पर किया गया है 1973 में। डेट आती है समथिंग 5 मई, कितना आता है, 5 मई 1973। मैं आपको कंप्लीटली डेट लिखा देता हूँ। 5 मई 1973 आती है इसकी डेट। 5 मई 1973 ये डेट आती है जिस पर कि डाक टिकट जारी किया गया था बनी ठनी पेंटिंग्स पर। फिर आगे हम नेक्स्ट बात करें तो इस बनी ठनी पेंटिंग्स को भारत की मोनालिसा कहा है। क्या कहा है, भारत की मोनालिसा। और जो भारत की मोनालिसा कहा गया है, भारत की मोनालिसा तो बनी ठनी पेंटिंग को कहा गया है, लेकिन इसे कहने वाला जो व्यक्ति था वो नाम हमें याद में रखना है। क्या नाम है, एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन है, उसके द्वारा क्या कहा गया है कि यह पेंटिंग्स है, ये तो क्या है, भारत की मोनालिसा है। क्या कहा गया कि ये पेंटिंग है जो बनी ठनी, ये क्या है, भारत की मोनालिसा है। तो हमने देख लिया, ये फेमस चित्रकार हैं, आपको पता है बनी ठनी पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई थी, जिसमें कि चित्र किसका है, रसिक बिहारी का, जो कि सावन सिंह की प्रेमिका हैं। और 5 मई 1973 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया है। भारत की मोनालिसा कहा गया है एरिक डिक्सन द्वारा इस पेंटिंग्स को। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी किशनगढ़ चित्रशैली से। अब हम बात करते हैं, एक नाम और आता है इसमें, हम उस पर चर्चा करते हैं। इसके चित्रकार की हम बात करेंगे और इसकी कुछ जो किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषताएं हैं उनकी हम बात करेंगे। तो ये एक स्टोरी है जो आपको समझ में आ गई होगी। इससे आपको क्या होगी, ये चीज़ों को पढ़ने में है वो आसानी होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम तो एक चित्रकार और था इसी किशनगढ़ चित्रशैली में, अमीर चंद। कौन था, अमीर चंद, जिन्होंने एक चित्रण किया था, एक चित्र बनाया था। क्या नाम था उसका, चांदनी रात की संगोष्ठी। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ साथ के साथ में, चांदनी रात की गोष्ठी। क्या है, चांदनी रात की गोष्ठी। ये एक फेमस चित्र है जो अमीर चंद द्वारा क्या बनाया गया है, किशनगढ़ चित्रशैली से रिलेटेड है। बस इतना ही याद में रखना है आपको। और मोरध्वज निहाल चंद का जो नाम है वो किशनगढ़ चित्रशैली से रिलेटेड है, ये आपको पता ही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके चित्रकार की। तो इसके जो चित्रकार आते हैं इस शैली के, फेमस चित्रकार हैं, डायरेक्ट नाम याद रखने हैं, क्योंकि जब क्वेश्चंस हैं वो पूछा जाता है। यहाँ तक कि आरएएस प्रीलिम्स में तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो ये पूछे गए हैं कि किस निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध किशनगढ़ चित्रशैली से नहीं है। तो उसमें से 3 नाम आपको किशनगढ़ चित्रशैली से देखने को मिलेंगे और एक अन्य नाम किसी भी अन्य शैली से आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमें चित्रकारों के नाम याद में रखने हैं, कुछ नहीं। एक तो फेमस चित्रकार किसका नाम याद रखना है, मोरध्वज निहाल चंद का। कुछ फेमस ही चित्रकार होते हैं जिनका को ही एग्जामिनर पूछने का प्रयास करता है, तो मोरध्वज निहाल चंद है। फिर हम बात करें, एक नाम आता है, किसका नाम आता है, तुलसीदास। एक नाम आता है सीताराम। कुछ फेमस ही चित्रकार होते हैं जिनके नाम आते हैं। हम बात करें, मोरध्वज निहाल चंद हो गया, सीताराम हो गया, हम बात करें तुलसीदास हो गया, हम बात कर रहे हैं नानक राम। क्या आ जाता है, नानक राम। और एक नाम और आता है, क्या है, लाडली दास। और अमीर चंद तो आपको पता ही है कि चांदनी रात की जो गोष्ठी है वो चित्रण किसने किया था, अमीर चंद ने द्वारा किया गया है। और मोरध्वज निहाल चंद तो बहुत फेमस चित्रकार हैं जिनके द्वारा बनी ठनी पेंटिंग्स है वो किया गया है। और ये बनी ठनी पेंटिंग्स है वो रसिक बिहारी की जो पेंटिंग्स थी उसे बनी ठनी नाम देने का यही था कि बनी ठनी का जो मारवाड़ में जो अर्थ होता है वो यही होता है कि सजी धजी पेंटिंग्स, यानी कि सजी धजी जो चित्र है वो
उस तरीके से दर्शाया गया था, रसिक बिहारी की जो चित्र था उसको इस तरीके से दर्शाया गया था कि वो सजी धजी हो, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया था, बनी ठनी। तो अमीर चंद हमने बात कर ली, चित्रकार की हमने बात कर ली, तो ये इस पर इम्पोर्टेंट है। मोरदस निहाल चंद, तुलसीदास, नानकराम, सीताराम और लाडली दास। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषताएं। तो किशनगढ़ चित्र शैली की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। विशेषताओं की हम बात करें तो इस पर कांगड़ा शैली का प्रभाव है वो अधिक देखा गया। किसका? कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ा है इस पर, कांगड़ा शैली है उसका प्रभाव है वहाँ देखा गया है, कांगड़ा शैली का प्रभाव है। कुछ फैक्ट होते हैं जिन्हें हमें याद करना होता है, तो इसी तरीके से इसको डायरेक्टली हमें याद करना है कि कांगड़ा शैली का प्रभाव है इस किशनगढ़ चित्र शैली पर देखा गया। फिर हम बात करें जब राधा कृष्ण के जब चित्र हैं यहाँ बनाए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड जब चित्र शैली हो जाती है तो नारी सौंदर्य का चित्रण तो आपको 100% देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाता है? नारी सौंदर्य का चित्रण। क्या हो जाता है? नारी सौंदर्य का चित्रण। नारी सौंदर्य का चित्रण है वो इसकी विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं हैं जिनके द्वारा चित्र शैली को पहचाना जाता है कि कांगड़ा शैली का प्रभाव है किस चित्र शैली से रिलेटेड है, तो किशनगढ़। नारी सौंदर्य के चित्रण कहाँ देखा गया है, तो किशनगढ़ चित्र शैली से। तो हम बात करें फिर कि इसमें जो कलर का जो प्रयोग किया गया है, तो जब नारी सौंदर्य का चित्रण है तो नारी है तो महिला हो गई, और महिलाओं का जो फेवरेट कलर है वो कौन सा है? गुलाबी। तो हम बात करते हैं इस शैली है उसमें भी आपको कौन से कलर अधिक प्रयोग में देखे गए हैं, तो गुलाबी व सफ़ेद रंग का प्रयोग यहाँ क्या है? अधिक देखने को मिला है, सफ़ेद रंग का प्रयोग। गुलाबी व सफ़ेद रंग का प्रयोग है इस चित्र शैली में आपको अधिकांशतः देखने को मिला है। और हम यहाँ तक कि हम बात करें तो हाशिए पर भी जो मार्जिन्स होते हैं, जो पेज के मार्जिन्स होते हैं, उसी तरीके से क्या होते हैं, चित्रकला जब पेंटिंग्स हम बनाते हैं हाशिए पर भी क्या है? हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग है उसका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। जो हाशिए होते हैं यानी कि पेज जो मार्जिन्स होते हैं, जिस तरीके की हम बात करें कि एक पेंटिंग्स जो इस तरीके से बनाई जाती है, फिर इसमें ये जो जगह छोड़ी जाती है, इसके बाद में ही यहाँ से पेंटिंग्स हैं वो बनाना स्टार्ट होते हैं, यहाँ से ही चित्र है वो बनाना स्टार्ट होते हैं। तो ये जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे मार्जिन्स कहा जाता है। हम बात करें हिंदी में तो क्या कहा जाता है? हाशिए कहा जाता है। समझ में आ गया कि हाशिए है वो इस लाइन को कहा जाता है। जब भी हम कभी पेज की भी हम बात करते हैं, हम कुछ लिखते हैं तो वहाँ हमें लाइन खींचकर लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? इस जगह को क्या कहा जाता है? हाशिए कहा जाता है। फिर हम क्या करते हैं? अपना वर्क करते हैं। तो ये हाशिया है। और यहाँ पर भी क्या देखा गया? हल्का गुलाबी कलर है उसका प्रयोग यहाँ पर देखा गया। और चित्र में तो गुलाबी और सफ़ेद रंग का प्रयोग है देखने को मिला ही है। और फिर हम बात करें कि बहुत ही फेमस बात यहाँ से आती है कि किशनगढ़ चित्र शैली में जो पेंटिंग्स बनाई गई थी, यानी कि राधा की मूर्ति चित्र की हम बात करें या फिर हम रसिक बिहारी के चित्र की जो बनी ठनी पेंटिंग्स है उसकी हम बात करें, तो वहाँ एक आभूषण दर्शाया गया। और आभूषण भी कहाँ का? नाक का आभूषण। क्या? नाक का आभूषण है उस पेंटिंग्स में दर्शाया गया है। और नाक का आभूषण कौन सा आभूषण है? वो है बेसरी। तो यहाँ से आपको एक बात भी क्लियर हो जाती है कि एक बेसरी क्या होता है? नाक का आभूषण होता है। तो बेसरी है वो बहुत ही फेमस आभूषण भी माना जाता है। जब नाक का आभूषण, स्त्रियों के आभूषण की बात की जाती है तो बेसरी है वो बहुत ही फेमस है आभूषण माना जाता है। तो ये नाक का आभूषण होता है। जहाँ हम बात करें बनी ठनी पेंटिंग्स में भी जब चित्रित किया गया है तो वहाँ नाक का जो आभूषण है वो बेसरी दर्शाया गया है। राधा जी का जो चित्रण किया गया है उसमें भी बेसरी है जो आभूषण है उसको दर्शाया गया है। तो इस कला की, इस चित्र शैली की बहुत ही फेमस विशेषता रही हैं। तो आपने इस चित्र शैली को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और समझा होगा। और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा। और कुछ अन्य बातें आपको जो पता हैं तो आप कमेंट कीजिए जिससे कि उनका बेनिफिट्स हैं वो अदर स्टूडेंटों तक पहुंच सकें।
तो हमने बात कर ली किशनगढ़ चित्र शैली से। स्वर्णकाल की हमने बात कर ली, सावन सिंह का काल कहलाता है। राधा कृष्ण के चित्र यहाँ अधिक देखने को मिले हैं, जिसमें राधा के रूप में रसिक बिहारी का चित्रण है। और रसिक बिहारी की जब इंडिविजुअल पेंटिंग्स बनाई गई थी, व्यक्तिगत पेंटिंग बनाई गई थी, वो मोरध्वज निहाल चंद द्वारा बनी ठनी पेंटिंग्स बनाई गई थी। और फिर हम बात करें तो हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, तो कांगड़ा शैली का प्रभाव देखने को मिला है। नारी सौंदर्य का चित्रण यहाँ देखने को मिला है। गुलाबी व सफ़ेद रंग का प्रयोग अधिक है। हाशिए पर भी हल्का गुलाबी रंग का प्रयोग है। नाक का आभूषण बेसरी यहाँ देखने को मिला है। और बनी ठनी पेंटिंग की हम बात करें तो 5 मई 1973 को इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। और हम बात करें इसे भारत की मोनालिसा कहा गया है एरिक डिक्सन द्वारा। और चित्रकार एक अमीर चंद हुए थे, जिनने क्या चित्र बनाया था, चांदनी रात की गोष्ठी। और हम चित्रकार की बात करें तो तुलसीदास, सीताराम, नानक राम, लाडली दास, मोरध्वज, निहाल चंद, अमीर चंद, तो इस प्रकार के नाम हैं वो चित्रकार से रिलेटेड आते हैं। तो आपको ये चित्र शैली है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी स्टूडेंटों तक पहुंच जाएं और आप इस चैनल के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।